स्टार्ट करें सर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी को 2024 का सेट 1 पढ़ाऊंगा। क्लास देखो, कक्षा 10 यूपी बोर्ड का पेपर है बेटा 2024 का ये, और है सेट नंबर फर्स्ट। सेट नंबर फर्स्ट है 822, अरे सॉरी 822 HV, ये सेट पेपर है आपका। अब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा और आप लोग देखिएगा, एक स्टेप समझिएगा। हाँ देखो, सेट सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मैं सारे सेट 2024, 2023, 2022 सारे सेट सॉल्व कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक, अब देखो सेट पहला क्वेश्चन क्या है आपका। बहुविकल्पी पार्ट है, खंड अ। खंड अ, खंड अ बहुविकल्पी पार्ट। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, ऑप्शन ए दिया है 4, बी में है 3, ऑप्शन सी में है 2 और डी में है 1। देखो बेटा, त्रिघात बहुपद है, उसकी घात से जानो। अगर त्रिघात है तो अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद कहे तो अधिक से अधिक 2 शून्यक होगा, और रैखिक बहुपद कहे तो अधिक से अधिक 1 शून्यक होगा। चतुर्घात बहुपद कहे तो अधिक से अधिक 4 शून्यक होगा। तो जितनी घात होगी उतने ही अधिक से अधिक क्या होंगे, शून्यकों की संख्या। तो यहाँ बोला है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसका विकल्प नंबर बी बन जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है 140 का अभाज्य गुणनखंड है। देखो क्या है, ऑप्शन ए में दिया है, समझिए, ऑप्शन ए में दिया है 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। ऑप्शन बी में क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 5। ऑप्शन सी में क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, इंटू 5 है, इंटू 5 इंटू 7। और ऑप्शन डी में क्या है, 2 स्क्वायर 5 इंटू 7 स्क्वायर। देखो समझाता हूँ, 140, इनमें जिस विकल्प का गुणा करने पर 140 आ जाए वही इसका आंसर हो। जिस विकल्प का गुणा करो और उत्तर 140 मिल जाए। तो देखो अब यहाँ समझो, 5 कवर क्या होता है, 25, 25 दूना 50, 50 सत्य तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो संभव नहीं है, ये गलत हो गया। ऐसे ही देखो चेक कर लेना है, जिस विकल्प का गुणा करने पे 140 मिल जाए वही इसका उत्तर हो जाएगा। देखो 5 दूना 10 और 10 सत्य 17 ही हुआ, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 2 का वर्ग 4 होता है, और 4 में बेटा 5 का गुणा करोगे फिर 7 का, 4 पंचे 20 सत्य कितना होता है, 100। यही वाला विकल्प इसका सही हो गया। जिस विकल्प का गुणा करने पर इसके बराबर वैल्यू आ गई वही इसका क्या हो गया, आंसर। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 है, तो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20, 20। अब 20 में 7 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 140। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। देखो क्या संबंध होता है, मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है भाज्य बराबर शेषफल गुणित भागफल प्लस भाजक। ऑप्शन बी में है
भाजक इक्वल टू भाज्य गुणित भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन सी में है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ऑप्शन डी में है भाजक इक्वल टू भाज्य प्लस भाजक प्लस भागफल इंटू शेषफल। देखिए इसमें कह रहा है भाज्य भाजक भागफल शेषफल में क्या संबंध होता है। तो समझिए एक कॉन्सेप्ट पहले देखो बेटा, ए भाग के प्रश्न में जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भाजक। समझिएगा, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जो बाहर जाता है वो कहलाता है भागफल, और जो यहां बचता है वही क्या कहलाता है? शेषफल। तो देखो ये वैल्यू भाज्य बराबर होता क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मतलब ये जो भाज्य होता है किसके बराबर होता है? देखो ये होता है भाज्य बराबर, क्या होता है? भाजक गुणित भागफल। तो भाजक गुणित भागफल, ये भागफल है, अब प्लस शेषफल। तो देखो अब विकल्प मिला लें हम। भाज्य बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो चारों ऑप्शन में भाज्य में दो ही मिल रहा है, भाज्य। देखो यह भाज्य बराबर, यहाँ शेष पहले आ गया, शेष गुणा में हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या है? भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही आंसर सही हो गया। ठीक, यहाँ क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ऐसे ही इन दोनों को देखो ही ना, सीधा भाज्य बारे पर जाओ पहले, क्योंकि यहाँ भाज्य क्या है? इक्वल टू के एक तरफ अकेला भाज्य है, तो भाज्य इसमें है, भाज्य इसमें, लेकिन शेष कहाँ होना चाहिए? हमारा प्लस में होना चाहिए। यहाँ शेष किस में है? गुणा में। तो पहला वाला तो ऐसे ही कट गया, तो बचा कौन? यही वाला है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यही आंसर हो गया इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर प्लस 5। x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, प्लस 5 बराबर 0। दूसरा है -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 के युग्म का हल होगा। के युग्म का हल होगा। चार ऑप्शन दिया है। अद्वितीय, ऑप्शन ए में है अद्वितीय, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है अनेक हल, अनेक हल, ऑप्शन डी में दिया है कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो मैंने बताया था आपको कि तुलना करते हैं। मैंने क्या सिखाया था कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाए तो अनेक हल होते हैं। इस कंडीशन में क्या होते हैं? अनेक हल, मतलब अनंत हल हो जाते हैं। यदि a1, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर न हो c1 बटा c2 तो कोई हल नहीं होता। क्या होता है? कोई हल नहीं। और तीसरी कंडीशन बताया गया है यदि a1 बटा a2 बराबर न हो
B1/B2 के तो केवल एक हल, इसे कहते हैं अद्वितीय हल। तो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय, एक के समान दूसरा नहीं, उसे कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होगा, तब क्या होगा? केवल। अब इसकी कंपेयर हम करके देखें तो यहाँ x का गुणांक क्या है? एक है, कुछ न रहे तो क्या पढ़ा जाएगा? एक। तो ऊपर एक लिखेंगे, नीचे क्या है? x का गुणांक क्या है? -3। नीचे x का गुणांक क्या है? -3। देखो यहाँ एक है, यहाँ x का गुणांक क्या है? -3। तो 1 क्या हो गया? -3 इक्वल टू, यहाँ x का गुणांक क्या है? प्लस का 2 है तो 2 लिख दो। y का गुणांक, यहाँ y गुणांक क्या है? -6। अब देखो इसको पहले ऐसे बराबर ही लगाए रहो, बराबर लगाए रहो, फिर देखते हैं जो नहीं बराबर होगा देखेंगे। यहाँ अचर पद क्या है? C1 के स्थान पे 5 है, यहाँ अचर पद क्या है? 1 है। अब देखो क्या है, कहाँ तक बराबर है? तो ये माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया? -1/3। आए देखो माइनस प्लस गुणा -2 से काटेगा, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। ये दोनों तो देखो इक्वल है ना, लेकिन क्या ये कभी इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है जबकि ये क्या है? प्लस में। तो ये वाला बराबर नहीं है। देखो अगर ये बराबर नहीं है, अब देखो कंडीशन क्या मिल गई कि पहले दोनों बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन मिली? ये वाली कंडीशन। देखो पहले दोनों क्या हैं? x और y के गुणांक बराबर हैं लेकिन अचर पद बराबर नहीं। तो क्या इस कंडीशन में मिलता है? कोई हल नहीं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, यही वाला कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि न तो अद्वितीय हल होगा, न तो 2 हल होंगे, न तो अनेक हल होंगे। इसमें क्या हल होगा? कोई हल नहीं हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समांतर श्रेणी AP क्या है? -5, -1, 3, 7 का सार्वांतर होगा, का सार्वांतर, का सार्वांतर होगा। अब ऑप्शन ए में क्या है? 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में आपका है 4। इसका सार्वांतर क्या होगा? देखो सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर D बराबर होता है T2 माइनस T1। तो घटा कर देख लो, T2 का मान कितना है? -1। यही है T2, ये क्या है? T2 माइनस T1, T1 का मान क्या है? -5। तो ये हो गया -1 माइनस माइनस +5। 5 में से 1 घटा दें, क्या बचेगा? 4। तो इसका सार्वांतर क्या होगा? डी ऑप्शन हो गया। इसका सार्वांतर क्या हो गया? ऑप्शन डी। द्विघात समीकरण ax² bx + c = 0 का व्युत्क्रम होगा। द्विघात समीकरण देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ax² + bx + c = 0 का व्युत्क्रम। ax² bx + c = 0 का व्युत्क्रम। देखो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? b² - 2ac। ऑप्शन बी में है b² + 4ac। ऑप्शन सी में है b² - 4ac और ऑप्शन डी में है b² + 2ac। देखो बच्चों, आप जानते हो व्युत्क्रम D बराबर फार्मूला होता है, व्युत्क्रम D बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। व्युत्क्रम D बराबर होता है b² - 4ac। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? सी। यह इसका सही हो गया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु 2, 3 और 4,
एक के बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की डिस्टेंस पूछा है। ऑप्शन में है ए में 2, बी में 2√2, सी में 2√3 और ऑप्शन डी में है 3। तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हो गया x2, ये हमारा क्या है, यही पॉइंट हमारा x1, यही पॉइंट हमारा x1 y1 है और ये पॉइंट क्या है x2 y2 है। अब यहाँ कंपेयर करके देखो तो x2 का मान क्या है 4, x2 के स्थान पे क्या रखेंगे 4, माइनस x1 के स्थान पे क्या है 2। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, प्लस y2 के स्थान कितना है 1, माइनस y1 के स्थान क्या है 3, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो अब देखो बेटा कितना आ गया, 4 में से 2 घटा दो 2, क्या बचा 2 का वर्ग, 1 में से 3 घटाओ -2 का वर्ग, 1 में से 3 घटाओ क्या बचेगा -2 का वर्ग। अब ये हो गया 2 का वर्ग होता है +4 और -2 का वर्ग भी होता है +4। तो ये कितना हो गया, 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 को तुम लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 8। तो ये पेयर बन गया, एक पेयर बना है तो 1 2 बाहर होगा और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा 2√2। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये भी निकल गई 2√2। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है यद्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर 8। यद्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 4, बी में दिया है 7, सी में दिया है 9 और डी में दिया है 12। अब देखो बोला है मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल क्या हैं, बोल रहा है मूल क्या हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं। मूल बराबर हैं तो d बराबर होता है 0, d बराबर क्या होता है 0। अगर मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर क्या हो 0। मूल हमेशा बेटा तभी बराबर होते हैं जब d का मान क्या हो 0, और d बराबर होता है b² - 4ac बराबर क्या हो गया 0। d बराबर फार्मूला होता है वियुक्त कर d बराबर b² - 4ac। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये a का मान है, किसका मान है a का, ये चिन्ह सहित ये पूरा किसका मान है b का, और a जो है किसका मान है c का। बहुत कायदे समझिए a b c। अब b की वैल्यू क्या है -12 है, b की वैल्यू यहाँ क्या है -12, तो -12 का वर्ग कर दें -4। a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है, c का मान यहाँ कितना है m, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बेटा माइनस का वर्ग होता है प्लस 12 का वर्ग होता है 144 और a माइनस में है तो इसको लिखेंगे 4 × 12 m बराबर 0। इसको देखो 144 लिख दें, ये माइनस है उधर भेजें तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 m। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ देयर इम्प्लाइज दैट, इधर लिखकर 12 m बराबर 144, तो m बराबर क्या हो जाएगा 144 बटा ये 12। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो 144 से अधिक न हो, कितनी बार गया 12 बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। क्या उत्तर बन गया डी। अगला सवाल है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है एक समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हों। अब इसकी प्रत्येक भुजा 2a, ये भी भुजा 2a, ये भी भुजा 2a और ये भी भुजा 2a, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। देखो शीर्ष लंब क्या होता है पहले जान लो बेटा,
शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के पर डाला गया लंब। असमबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो होता है इसके मध्य बिंदु को टच करता है। किस बिंदु को? मध्य बिंदु को। तो अब देखिएगा शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। हमको इसकी लंबाई पूछा है। शीर्ष लंब मान लो ए है और ये क्या है? पॉइंट डी है। ए डी की लंबाई पूछा है। इसका ऑप्शन दिया है ए में। ऑप्शन ए में है a√2, ऑप्शन बी में है 2a√3, ऑप्शन सी में है a√3 और ऑप्शन डी में है 3a। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी समझिए। अब मैं आपको बेटा समझाना चाहूंगा, ये भुजा क्या है? 2a है। ये पूरी भुजा अगर 2a है तो ये मध्य बिंदु, शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हमेशा मध्य बिंदु पर पड़ता है। तो अगर ये पूरी भुजा बेटा 2 है तो ये आधी केवल यहाँ से ए दूरी कितना होगी? ए होगी। यहाँ से इसको अगर हम बी रख दें, इसको सी लिख दें, तो बी से डी तक की दूरी क्या होगी? केवल ए होगी। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो इस समकोण त्रिभुज एडीबी में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज एडीबी में, समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस का प्रमेय कहता है समकोणीय भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण भुजा के क्या होता है? वर्ग के बराबर होता है। इस शीर्ष लंब की लंबाई x मान लें तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये भुजा क्या है? a है तो a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसके वर्ग के 2a का स्क्वायर। अब इसको हल करें तो x स्क्वायर बराबर इसका वर्ग हो गया 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस a स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर हो गया 4a स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस करें 3a स्क्वायर। अब बेटा दोनों पक्षों को वर्गमूल लें तो x बराबर 3 का वर्गमूल होता है √3 और a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? a। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? a√3। शीर्ष लंब की लंबाई, ये आंसर आ गया। इसके बाद निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सारणी का माध्य, पहले आइए हम भी सारणी एक बना लें। देखो वर्ग अंतराल CI, वर्ग अंतराल CI दिया है 1 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दिया है। यहाँ पर है 3, 2, 4, 2, 3। ये बेटा बारंबारता है। अब इसका माध्य निकालना है। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। यही होता है माध्य का फार्मूला। तो इसको हम पढ़ते हैं fi। सबसे पहले हम निकालेंगे xi। सबसे पहले क्या निकालते हैं? xi को पढ़ते हैं, इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है? इन दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। 5 1 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3। इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे 5 3 8 का आधा 4। अब देखो 7 5 12 का आधा 6, 9 7 16, 16 का आधा 8।